जय हिंद साथियों, कप्तान अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज। क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज ही आपके सिलेक्शन का एकमात्र मंत्र होने वाली है। पीवाईक्यू सीरीज आपको बताएगा कि किस प्रकार का पेपर बनाया जाता है, पेपर बनाए जाने के पीछे का क्या लॉजिक होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पर पेपर में पूछा जाता है। तो पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए एक बहुत ही कारगर साबित होने वाली सीरीज होगी, जिसमें हम जानेंगे एकदम शॉर्ट क्रिस्प में एनालिसिस देखेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को। तो चलिए शुरू करते हैं पीवाईक्यू सीरीज। एक बात और, इस सीरीज में आपको पेपर्स कौन से मिलेंगे, तो ये जो स्टेट सर्विसेज के पेपर होते हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, चाहे वो स्टेट सर्विस के बाद फॉरेस्ट सर्विस हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, मेडिकल सर्विसेज हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, रजिस्ट्रार हो, कोई भी पेपर जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजित कराता है, उन सब के क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं वो पुराने पेपर, साथ ही साथ अदर एग्जाम्स के भी पेपर के कुछ क्वेश्चंस को सीधे पेपर में पूछ लेते हैं। तो हम सारे पेपर्स देखेंगे, एक मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पेपर। सबसे पहला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? Which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property from the list of fundamental rights? तो दोस्तों इसका उत्तर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। पहला तो पूछा किससे गया, ये पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक ना एक प्रश्न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जरूर आता है। तो प्रश्न पूछा गया कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम से हटा दिया गया? उत्तर तो हमें पता चल गया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया उसके थ्रू। लेकिन ये पहले था कहाँ, तो ये था आपका आर्टिकल 19 के एफ में। लेकिन हटाकर इसको रखा कहाँ गया, इसको रख दिया गया आर्टिकल 300 ए में। तो जो फंडामेंटल राइट्स था आज की डेट में वो लीगल राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है और पीएससी के अलावा अन्य पेपर में भी पूछा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? हु हैड प्रपोज्ड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया? उत्तर है जयप्रकाश नारायण। वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने जेपी मूवमेंट चलाया, उनके द्वारा पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की गई। कहा गया कि कोई भी देश में पार्टी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डेमोक्रेसी हो जिसमें कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं होना चाहिए, दल विहीन प्रजातंत्र होना चाहिए। वो है जयप्रकाश नारायण। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक, कभी भी रिपीट में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी बिकम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ये प्रश्न पीएससी के अलावा विभिन्न एग्जाम्स में 100 बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया। उत्तर है वीएस रमा देवी। ये बनी आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया। और ये इलेक्शन कमीशन आपका 3 सदस्यीय होता है। पहले सिंगल मेंबर था, लेकिन अब 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। यही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यही बनी थी पहली महिला वीएस रमा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक। चौथा, सीएजी के कर्तव्यों का निर्धारण किस आर्टिकल में दिया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ सीएजी? तो ये उत्तर है आपका अनुच्छेद 149, आर्टिकल 149। सीएजी आपका आर्टिकल 148 से 151 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें उसकी ड्यूटीज आर्टिकल 149 में बताई गई हैं।
बात करें आगे प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम। किसने कहा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए? ये कहने वाले पहले हैं एल.एम. सिंघवी कमेटी, एल.एम. सिंघवी समिति, ये इसने सिफारिश करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इन्हीं की सिफारिश के बाद आपको पता होगा अभी वर्तमान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, 73rd भी और 74th भी। 73rd के तहत जो आपका ग्राम पंचायत है या रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्रामीण प्रशासन के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की व्यवस्था की गई। वहीं नगरीय प्रशासन के लिए, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की व्यवस्था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत की गई। 73वें संविधान संशोधन के तहत आपको पता होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd के अंतर्गत पार्ट 9 में जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और पार्ट 9A जोड़ा गया 74th के तहत। अगर जो आर्टिकल बात करें तो 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक इसमें दिया हुआ है, और इसमें आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक दिया हुआ है। ये आपका 11th शेड्यूल इसमें है और 12th शेड्यूल इससे रिलेटेड है। अगर जो बात करें तो टोटल 29 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जो कि पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये था आपका पंचायत, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर दिया गया, एल.एम. सिंघवी समिति। अगले प्रश्न की बात करें, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो ये है आपका क्रिकेट। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध क्रिकेट से है, और यह स्टेडियम है आपका ग्वालियर में। वही स्टेडियम जिस पर सचिन तेंदुलकर ने पहली बार ओडीआई में किसी बैट्समैन द्वारा दोहरा शतक लगाए जाने का रिकॉर्ड है, ग्वालियर में है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। क्रिकेट का स्टेडियम है। एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैप्टन रूप सिंह खुद हॉकी के खिलाड़ी थे, क्रिकेट के नहीं, क्रिकेट से संबंध नहीं है। इनका स्टेडियम जो है वो क्रिकेट से है, पर ये खुद हॉकी के खिलाड़ी थे। अगला, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 2007 में घुड़सवारी अकादमी की स्थापना हुई। आपको कमेंट करके बताना है कि ये अकादमी है किस जिले में। अगला, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित प्रमुख खेल पुरस्कार, ये उसका 4 ऑप्शन है, लक्ष्मण, गंधर्व, एकलव्य और अर्जुन। इसका उत्तर है एकलव्य पुरस्कार। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार भी दिया जाता है। एकलव्य आपके जूनियर कैटेगरी के लिए और विक्रम आपके सीनियर कैटेगरी के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला खेल पुरस्कार है। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार संबंधित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? आपका स्पेशली एबल्ड कैटेगरी से कौन आता है? उत्तर है सोनू गोलकर। सोनू गोलकर ये आपके पैरा कैटेगरी से आते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्कान किरार, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है स्पोर्ट्स की। मुस्कान किरार, इनका संबंध किस खेल से है? मुस्कान किरार का संबंध आर्चरी से है, तीरंदाजी से है। मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है। आपको कमेंट में बताना है कि मुस्कान किरार किस जिले से आती हैं। फिर 11वां प्रश्न, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित कौन सा क्रम सही? आपको सतपुड़ा में पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। ये सतपुड़ा, तो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। ऑप्शन है बड़वानी, महादेव, मैकल, महादेव, बड़वानी, मैकल, महादेव, मैकल, बड़वानी, मैकल, महादेव, बड़वानी।
तो आपको पता होगा बड़वानी सबसे किनारे में, फिर महादेव और आखिरी में मैकल। बड़वानी, महादेव और मैकल, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर जो हम देखें कि कौन कौन से होते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा मैकल, जहाँ से सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी अमरकंटक, और उसी अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदियों का उद्गम होता है। इसकी ऊंचाई 1067 मीटर। फिर आपको मिलेगा महादेव, जहाँ पर सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, पचमढ़ी यही वाला क्षेत्र है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर। और फिर आपको राजपीपला, ग्वालीगढ़ मिलेंगे। और यहाँ पे जो आखिरी में उन्होंने दिया बड़वानी, ये वाला एरिया आपका बड़वानी की पहाड़ियाँ। तो ये आपसे पश्चिम से पूर्व पूछा गया था, बड़वानी, महादेव और मैकल। अगला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी रेवाइंस के लिए विख्यात है? कौन ऐसी नदी है? आपको उत्तर तो साफ पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि चंबल नदी है, जो गहरे खड्डे बनाती है, रेवाइंस बनाती है, उत्काद भूमि का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी जानापा पहाड़ी से निकलती है। 965 मीटर, 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। याद रखिएगा, चंबल नदी। 13वां प्रश्न है, इंदौर से जयपुर जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का नंबर, अभी नया नेशनल हाईवे बना था, उसका नंबर कौन सा है? तो वो है आपका NH52। NH52 जोड़ता है इंदौर से जयपुर। अगला, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्मगुप्त का नवसाहसांकचरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति। तो ये तीनों के तीनों हैं। उत्तर है आपका ऑल ऑफ द एबव। तीनों में आपको परमार डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, नवसाहसांकचरित में भी, प्रबंध चिंतामणि में भी और उदयपुर प्रशस्ति में भी। अगला है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का किसने बनवाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनवाया गया परमार राजा भोज द्वारा। परमार राजा भोज द्वारा यह मंदिर बनवाया गया चित्तौड़गढ़ में। राजा भोज ने कई मंदिर बनवाए, जिनमें से चित्तौड़गढ़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? खजुराहो, जबलपुर, ग्वालियर 3 है, तो ये उत्तर है आपका पन्ना। ये हवाई अड्डा नहीं है। तो उत्तर आपको याद रखना, अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है कि कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है पूछा गया है, तो ये है आपका पन्ना। अगला है, मध्य प्रदेश की विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि रिसेंट वाले ही पूछे जाए, किसी भी विधानसभा का पूछा जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सीतासरण शर्मा। कौन थे? डॉक्टर सीतासरण शर्मा। अगला, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा राज्यपाल नहीं रहा है? तो बलराम जाखड़ रहे हैं, रामेश्वर ठाकुर भी रहे हैं, डॉक्टर भाई महावीर भी रहे हैं, तो न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह नहीं रहे हैं। तो उत्तर है आपका डी। मध्य प्रदेश की किस राज्य की सीमा नहीं छूटती है? राजस्थान से बॉर्डर हम शेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, गुजरात से करते हैं, झारखंड से नहीं करते हैं, महाराष्ट्र से करते हैं। तो उत्तर होगा सी ऑप्शन, झारखंड से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं मिलती। तो किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश से मिलती है, राजस्थान से मिलती है, गुजरात से मिलती है, महाराष्ट्र से मिलती है, छत्तीसगढ़ से मिलती है। तो याद रखिएगा, पहले मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ हिस्सा था तो बिहार से टच हुआ करता था, तब तो झारखंड भी नहीं बना था। तो अभी भी झारखंड से हमारी बाउंड्री शेयर नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन सा आयुक्त नहीं रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द कमिश्नर ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन? तो इसका गोपाल शरण शुक्ल जी थे, परशुराम जी थे, अजीत राय यादव भी थे, श्री अवनी वैश्य नहीं, मतलब
याद रखिएगा डी ऑप्शन, ये कभी भी आयुक्त नहीं रहे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का क्या अर्थ है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, बी ऑप्शन वायरस का फुल फॉर्म। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा इसको भी, और ये यूनिट नंबर 9 में पूछा जा सकता है। अगला, जो अनाधिकृत पहुंच करता है, हु हैज गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय वाइटल डेटा, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है, डिनाइज लेजिमिटेट यूजर्स सर्विस, और कॉजेस प्रॉब्लम फॉर देयर टारगेट इज कॉल्ड, और उनके लक्ष्यों के समस्याओं को पैदा करता है, क्या कहलाता है? अनाधिकृत पहुंच करेगा, डेटा नष्ट करेगा, उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करेगा, लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करेगा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रैकर। ये आपके क्रैकर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं, जो अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करते हैं और हमारे कंप्यूटर को डैमेज करने का, हमारी सेवाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रकार से हैकर हैं, जो अनएथिकल हैकर भी कहलाते हैं, अनएथिकल हैकर हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो यह है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, 2000 वर्ष में आया हुआ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ये भी एक्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके ई कॉमर्स के लिए भी लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगला, निम्न में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन चैटिंग। तो आपको पता है फिशिंग है, साइबर स्टॉकिंग भी है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी है, ऑनलाइन चैटिंग करेंगे आप तो ये किसी भी प्रकार से साइबर क्राइम नहीं है। तो उत्तर है आपका ऑनलाइन चैटिंग। अगला प्रश्न, ईमेल पता दिया हुआ है mark.sttol@itdesk.info में डोमेन क्या है? तो डोमेन ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न, याद रखिएगा। तो इसमें itdesk.info जो इस @ के बाद है, ये आपका डोमेन है। डोमेन मुख्य रूप से 3 प्रकार से डोमेन हम जानते हैं, एक आपका डोमेन नेम, एक आपका सब डोमेन नेम और एक आपका टॉप लेवल डोमेन। जैसे .info टॉप लेवल डोमेन है आपका, जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ऐसे ही .gov गवर्नमेंट के लिए, .com कॉमर्शियलाइजेशन के लिए, .co कंपनी के लिए, .in इंडिया के लिए, .mp मध्य प्रदेश के लिए, ऐसे ही जो रहते हैं वो टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति में कौन सदस्य नहीं? ये प्रश्न 100 बार पूछा गया है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता, और राज्यसभा का सभापति नहीं, उपसभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते, उपसभापति होते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन शामिल नहीं होता? तो उपराष्ट्रपति नहीं होते, जो राज्यसभा के बाय डिफॉल्ट सभापति होते हैं वो नहीं होते, जबकि उपसभापति शामिल होते हैं। अगला, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक धारी रहता है। ये प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है, तो इसको हम नहीं देखते हैं। अगला, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये प्रश्न क्यों अधिक से अधिक आ रहे हैं? क्योंकि 2019 में 3 एक्ट दिए हुए थे, ह्यूमन राइट एक्ट, इसके अलावा SC/ST एक्ट और एक आपका सिविल राइट एक्ट। तो ये एक्ट दिए हुए थे, इसकी वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्ट से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहे हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2020 के बाद ये प्रश्न नहीं आएंगे, तो आपको इतना तनाव नहीं लेना कि ये प्रश्न तो नहीं बन रहे हैं।
अगला 29वां क्वेश्चन है, मानवाधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त करती है, तो उसको कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए, कम से कम कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? तो उसे 7 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्षों का? 7 वर्षों का, तभी वो वकील बन सकता है। अगला, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध होते हैं। सभी दंडनीय अपराध होते हैं। तो ये है आपका संज्ञेय तथा असमनीय, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका 31 क्वेश्चन, कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो ये आपका सत्यभामा सेट एजुकेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल सैटेलाइट है। अगला है, नॉक नी सिंड्रोम के लिए कौन उत्तरदायी है? तो नॉक नी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड रिस्पॉन्सिबल होता है। पारा से मिनी माता रोग, आर्सेनिक से ब्लैकफुट, कैडमियम से इटाई रोग होता है। तीनों का आप याद रखिएगा, इन तीनों का भी पूछा जा सकता है। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to stigma of another flower of the same plant is called। उसी प्लांट के साथ में हो रहा है, तो ये है आपका सजात पुष्पी परागण, जेटोनोगैमी। ये आपका कहलाता है सजात पुष्पी। एक ही पुष्प में हो रहा है तो सजात पुष्पी। तो दोस्तों, ये थे आपके 33 क्वेश्चंस। एक साथ में आपको पूरा सेशन नहीं करा रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोज बना रहा हूँ 20-20 मिनट की। 3 वीडियोज में हम अभी 33 क्वेश्चंस हुए हैं। ऐसे ही हम एक बार में और 33 और फिर आपके आखिरी बच्चे 34 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको बहुत हेल्पफुल होगी पेपर में, आपका तनाव कम होगा, आपको पेपर से डर कम लगेगा। तो इसको बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।